हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जमशेद क्लासेज पे। इफ़ यू वांट टू बी अ टॉपर इन योर बोर्ड एग्ज़ाम तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। जैसा कि मैं आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ टॉपर नोट्स, 90% सफलता दिलाने वाले नोट्स। ये आपका पहला नोट है कक्षा 10वीं फिजिक्स, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा प्रकाश के परावर्तन के बारे में। इसमें सिर्फ वही क्वेश्चंस कवर किए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत अधिक संभावना है, सिर्फ वही जो परीक्षा में पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन, समतल उत्तल एवं अवतल दर्पण के उपयोग लिखे। तो देखिए, समतल दर्पण के उपयोग, समतल दर्पण के उपयोग तो पहला है चेहरा देखने के लिए, पहला है चेहरा देखने के लिए और दूसरा है घर सजाने के लिए। आप देखते हैं कि जिस दर्पण में हम लोग अपना चेहरा देखते हैं वो समतल है, और आप देखते हैं कि लोग अपने घरों के अंदर झूमर वगैरह लगाते हैं, उसके अंदर दर्पण लगे रहते हैं, तो वो जो दर्पण होता है वो समतल ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है उत्तल दर्पण के उपयोग। आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं, वाहन के साइड मिरर के रूप में, यानी गाड़ी के बगल में जो शीशा लगा रहता है, जो दर्पण लगी रहती है, वो उत्तल होता है, और स्ट्रीट लाइट के परावर्तक के रूप में। अब है अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का जो पहला उपयोग है वो है हजामती दर्पण के रूप में, यानी दाढ़ी बनाने के लिए, बाल बनाने के लिए, और दूसरा है सर्च लाइट, टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट के परावर्तक के रूप में। अब रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच में, रोगियों की जो नाक, कान, दांत, गला होता है, ये ऐसी जगह होती है जहाँ देखने में दिक्कत होता है, तो यहाँ पर बेसिकली इसी तरह की एक सर्च लाइट का यूज किया जाता है ताकि रोगियों के नाक, कान, दांत, गले को बहुत गहराई से देखी जा सके और उसकी समस्या को सुलझाया जा सके। आई होप अभी तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला सवाल है कि अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, एक भी क्वेश्चन को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। मैंने पूरे चैप्टर का सिर्फ उन्हीं कोर कंसेप्ट या उन्हीं क्वेश्चंस को पकड़ा है जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार। तो याद रखिएगा, इसको छोड़ना नहीं है, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। चूँकि अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच, चूँकि अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है, जिससे व्यक्ति के छोटे छोटे बाल भी बड़े बड़े प्रतीत होते हैं। अतः अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु से अधिक छोटा होता है, एवं इसका दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, जिससे पीछे चालक काफ़ी दूर तक देख पाते हैं। अतः उत्तल दर्पण का उपयोग हम वाहन के साइड मिरर के रूप में करते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आवर्धन किसे कहते हैं। आवर्धन किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं m द्वारा। और m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है -v/u। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम की व्याख्या करिए। तो याद रखिएगा कि प्रकाश के किरणों का किसी वस्तु से टकराकर लौटना ही, प्रकाश के किरणों का किसी वस्तु से टकराकर लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसके दो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु से खींचा गया विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला सवाल, उत्तल एवं अवतल दर्पण में अंतर लिखिए। तो याद रखिएगा, इसका परावर्तक सतह दशा होता है, इसका परावर्तक सतह दशा होता है, जबकि उत्तल का परावर्तक सतह अवरा होता है। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल की फोकस दूरी क्या होती है जी, ऋणात्मक, जबकि उत्तल की होती है धनात्मक। याद रखिएगा, अवतल द्वारा वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और एक और पॉइंट, इसके द्वारा यानी अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है,
और वस्तु के बराबर भी हो सकता है, लेकिन जबकि इसके द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा होता है, कभी भी बड़ा नहीं बन सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिनको अगर आप याद रखते हो तो उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर आप अच्छे से लिख पाओगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? तो याद रखिएगा, चूँकि अवतल दर्पण अपने मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को दर्पण से परावर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर अभिसरित कहते हैं फिजिक्स में जमा करने को, अभिसरित कर देती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अगला सवाल, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? तो याद रखिएगा, चूँकि उत्तल दर्पण अपने मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को दर्पण से परावर्तन के बाद अपसरित का मतलब क्या होता है सर? अपसरित का मतलब होता है फैलाना। अपसरित का मतलब होता है फैलाना, फैला देती है, इसलिए उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं। आगे देखिए, अगला सवाल है कि चिन्ह परिपाटी से आप क्या समझते हैं? तो याद रखिएगा, गोलीय दर्पण के सामने विभिन्न स्थानों पर रखे वस्तु के प्रतिबिंबों में अंतर स्पष्ट करने के लिए हमें एक परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसको चिन्ह परिपाटी कहते हैं। बेसिकली होता क्या है कि हम लोग बिल्कुल निर्देशांक ज्यामिति की तरह इसमें यूज करते हैं। यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव को केंद्र या मूल बिंदु माना जाता है। फिर मूल बिंदु से यदि कोई दूरी दाईं ओर होती है तो उसको लेते हैं धनात्मक, बाईं ओर होती है तो उसको लेते हैं ऋणात्मक। तो मूल बिंदु से दाईं स्थित दूरी को धनात्मक एवं बाईं स्थित दूरी को ऋणात्मक ली जाती है। मूल बिंदु से ऊपर धनात्मक एवं नीचे स्थित दूरी को ऋणात्मक ली जाती है। कि प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा, प्रकाश के किरणों का समूह प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहलाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बाबू समांतर यूँ इस तरह से जाएगा, इस तरह से। रुको मैं फिर से बना देता हूँ, यूँ इसको कहते हैं समांतर। ये देखो, ये है समांतर, इन बिल्कुल एक दूसरे के समांतर जाएगा। उसके बाद अभिसारी किसको कहते हैं सर? अभिसारी मतलब होता है, ये देखो अलग से इधर से भी आया, इधर से भी आया, इधर से भी आया, किसी एक बिंदु पर जमा हो रहा है, तो इसको कहते हैं अभिसारी, इसको कहते हैं अभिसारी। अपसारी किसको कहते हैं सर? ये फैलेगा, एक बिंदु से क्या होगा, विभिन्न, देखो यहीं से शुरू हो रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये फैल रहा है, तो इसको कहते हैं अपसारी। पारदर्शी अपारदर्शी पारभासी पदार्थ को परिभाषित कीजिए। वे पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को जाने देते हैं उसको कहते हैं पारदर्शी, जैसे वायु, कांच, स्वच्छ जल। अपारदर्शी वे पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को जाने नहीं देते, पत्थर, लकड़ी, मानव शरीर। पारभासी वे पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को आंशिक रूप से जाने देते हैं, जैसे घिसी कांच, तेल लगी कागज, पलके, ये सारी पारभासी है। गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए। गोलीय दर्पण अपने मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु पर अभिसरित करती है या करती हुई प्रतीत होती है, वही खास बिंदु उस गोलीय दर्पण का फोकस कहलाता है। देखिए, अभी तो मैंने सिर्फ आपको नोट के रूप में लिखा है, मैं आगे से प्रयास करूंगा कि इसको फिगर के साथ भी आपको समझा पाऊँ। बाकी आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। मैं आपको वे सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा जो आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेंगे, और मैं धीरे धीरे सभी विषयों की तैयारी मैं आपको फ्री में करा दूंगा इस चैनल के माध्यम से। चलिए, अगला सवाल है कि गोलीय दर्पण क्या है? यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या धन का 20 मीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? बताओ कौन सा गोलीय दर्पण है? तो याद रखिएगा, वह दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो। और ये 2 तरह की होती है, अवतल और उत्तल। अगर मान के चलिए किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या धन का 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी धन का 10 सेंटीमीटर होगी, और ये दर्पण अवतल नहीं होगी। यहाँ पे गलत दिया गया है, ये अवतल नहीं होगी, ये हो जाएगी उत्तल। क्योंकि मैंने आपको ध्यान दीजिए, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ये कण एवं तरंग दोनों की तरह व्यवहार करती है, इसे विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती
है। इसी गोलीय दर्पण की फोकस उसके वक्रता त्रिज्या के आदि होती है। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, अच्छी बात है। तीसरा देखिए, अवतल की फोकस ऋणात्मक और उत्तल की फोकस धनात्मक होती है। आवर्धन का धनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा एवं आभासी है। यानी अगर आपको m बराबर v/u लिखा हुआ है तो याद रखिएगा यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, धन है। धन का चिन्ह दर्शा देगा कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष क्या है, सीधा और काल्पनिक। जबकि आवर्धन का ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब क्या है, उल्टा और वास्तविक। बस इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी।